अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उस्मान और आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो प्री आइडेंटिटी प्रोसेसिंग है और उसके कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। ये हमारे परसेप्शन के टॉपिक के साथ जो है फर्दर उसका एक पार्ट है जिसके अंदर हमने ये देखा था कि लास्ट पे प्री आइडेंटिटी प्रोसेसिंग हमें यूज़ होती है हमारी डिफरेंट मेमोरी टाइप्स के अंदर। तो हम अब ये देखते हैं प्री आइडेंटिटी प्रोसेसिंग हमारे पास होती क्या है। बेसिकली अगर आप किसी भी इमेज को देखते हैं और अगर आप उसको इग्नोर भी करना चाहें और उसको ना भी देखना चाहें तो आप फिर भी उसे व्यू कर सकते हैं और परसीव कर सकते हैं, बिकॉज आप उस विजुअलाइजेशन में से कुछ एलिमेंट्स को तो आप इग्नोर कर लें लेकिन पूरी विजुअलाइजेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये आपकी इस चीज़ पे काम करती है कि आपके जो कॉन्शियस कंट्रोल है उसके अलावा भी जो है इंडिपेंडेंट होती है, उसके अलावा कि आप जिस चीज़ को इग्नोर भी करना चाहें वो कहीं ना कहीं आपके माइंड के अंदर स्टोर हो जाती है। आपको इसके ऊपर फोकस करने की नीड नहीं होती, ऑटोमेटिकली जो चीज़ आपके कॉर्नर ऑफ द आई या आपके जो भी आई की रेंज में आ रही होगी वो आपके पास ऑटोमेटिकली एज अ फॉर्म ऑफ आइकॉनिक मेमोरी स्टोर हो रही होगी। लेकिन इसकी ये चीज़ होती है कि सिर्फ उन्हीं चीज़ की तरफ आपकी अटेंशन ड्रॉ करती है जो आपके पास इंपॉर्टेंट होती है। तो प्री आइडेंटिटी प्रोसेसिंग सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स की होगी जो आपकी विजुअलाइजेशन में डिफरेंट होगी, या वो इम्पोर्टेंट होगी, या वो उसके ऊपर आप फोकस करना चाहेंगे, या आपके पास जो है वो बाकी चीज़ों से मुख्तलिफ होगी। तो प्री आइडेंटिटी प्रोसेसिंग हम इसी वजह से यूज़ करते हैं और ये हमारी नॉर्मली जो होती है माइंड के अंदर बिल्डअप होती है, हमारी मेमोरी में बिल्डअप होती है कि जितनी भी चीज़ें एक फ्रेम में आ रही हों वो सारी की सारी आपके माइंड के अंदर स्टोर हो जाएँ। इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में कुछ बात करते हैं जो हमारे पास हैं। 4 एट्रीब्यूट्स। पहला आपके पास कलर है, देन फॉर्म है, पोजीशन है और मूवमेंट है। फर्दर ये आपके पास कलर की जो भी आपके पास ह्यू, इंटेंसिटी, शेडिंग, डेप्थ वगैरह ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं कलर और पोजीशन के अंदर। इसके अलावा जो आपके पास फॉर्म है इसके अंदर लेंथ, शेप, साइज़ वगैरह आ जाता है। मूवमेंट के अंदर ब्लिंक, जिटर, एनिमेशन वगैरह ये चीज़ें आपके आ जाती हैं। तो आपके पास जब भी प्री आइडेंटिटी एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो आपके ये एलिमेंट्स आपकी विजुअलाइजेशन में कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे आप लोकेशन के अंदर लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड यूज़ करते हैं, कलरिंग की टेक्निक्स आप यूज़ कर चुके हैं, फॉर्म की यूज़ कर चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी विजुअलाइजेशन में यूज़ होती हैं। तो जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो वो यूज़र के ऊपर क्या इफेक्ट देती हैं ये आपने देखना होता है जब आप अपनी विजुअलाइजेशन को बिल्डअप कर रहे होते हैं। तो हमने जो भी विजुअलाइजेशन बिल्डअप करनी होती है उसमें हमने उसको केयरफुली अपने डाटा के साथ मैप करना होता है और हमने किसी भी एलिमेंट को या एट्रीब्यूट को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता कि वो आपके पास बहुत ज़्यादा ओवर लगे आपकी विजुअलाइजेशन में, या बहुत ज़्यादा आपका जो है डिफरेंट लगे आपकी विजुअलाइजेशन के अंदर। हमने जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट एट्रीब्यूट है जैसे कलर को यूज़ करना है तो हमने उसको बहुत ध्यान से यूज़ करना है। हमने यूज़र को डाटा से डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। जो हमारा प्रिंसिपल है कि हमने डाटा के बारे में ट्रुथ बताना है और हमने जो डिज़ाइन की वेरिएशन है उसको कम रखना है, डाटा की वेरिएशन हमने ज़्यादा रखनी है। इसके अलावा हमने ये भी देखना होता है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तो हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी में कोई भी विजुअलाइजेशन किस तरीके से स्टोर हो सकती है। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स यूज़ हुए होंगे तो वो मुश्किल से आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर होंगे और ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि आपके पास कितने एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, और आपके पास मैपिंग जो होती है वो आपके माइंड में फिर कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे था। तो प्री अटेंटिव एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए हमने ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो पहले प्री अटेंटिव एट्रीब्यूट के बारे में देखते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई विजुअलाइजेशन हो सबसे पहले आप किस एलिमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। अगर नॉर्मली देखा जाए तो सबसे पहले उन्हीं कलर्स के ऊपर फोकस किया जाएगा जो थोड़े से शो ऑफ होंगे और यूनिक हैं। जैसे बी का कलर रेड है तो वो थोड़ा सा ब्राइट है तो उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। देन ब्लू आपको नज़र आता है, देन लाइट कलर्स आपको थोड़ा सा बाद में नज़र आते हैं। तो यही आपके पास कलरिंग की टेक्निक होती है और प्री अडेंटिव एट्रीब्यूट की होती है, आप किस तरीके से यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो आपके पास कलरिंग की एट्रीब्यूट है प्री अडेंटिव का, ये भी कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स एक जैसे हैं उनके लिए आप एक जैसा कलर यूज़ करें। जैसे अगर आपने बी के लिए रेड यूज़ किया है तो बाकी के लिए भी आप रेड यूज़ करें, ए के लिए ब्लू यूज़ किया है तो बाकी के लिए भी आप ए यूज़ करेंगे। और ये आपको इसलिए भी हेल्पफुल देता है कि आपके सिमिलर शेप के लिए आप सेम कलर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमने ये भी देखना होता है कि किसी भी विजुअलाइजेशन के अंदर आप 6 से 7 कलर से ज़्यादा आप यूज़ ना करें ताकि वो जो है यूज़र कंफ्यूज ना हो जाए। तो जब आप एट्रीब्यूट ये यूज़ कर रहे होंगे आपने ये जहन में ये चीज़ें रखनी है जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि यूनिक कलर जो हैं वो यूनिक डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके पास कोई डिफरेंट डायमेंशन है, डिफरेंट डाटा है, तो उसके लिए सिर्फ आप यूनिक कलर यूज़ करें। इसके अलावा जो है जो सिमिलर कलर हैं वो आप सिमिलर डाटा के लिए यूज़ करें। 6-7 से ज़्यादा आपने कलर नहीं यूज़ करने ताकि आपकी विजुअलाइजेशन जो है वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर रह सके। और कलर ब्लाइंडनेस वाले भी एलिमेंट यूज़ नहीं करें, या ऐसा कलर नहीं यूज़ करना जो आपके पास नॉर्मली कलर ब्लाइंड वाले पीपल नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप कलर ब्लाइंड के ऊपर वर्कआउट करना चाहते हैं तो ये मेरे पास एक है, आप इस कलर रिसोर्सेज पे जाएं, वहाँ पे आपको कलर ब्लाइंड का विजुअल सिमुलेटर भी है, कार्टोग्राफी की एडवाइस भी मिल जाएगी और आपके पास फील्ड डाटा भी मिल जाएगा डिजिटल कलर का। तो बेसिकली जब आप विजुअलाइजेशन की बात करेंगे तो आपके पास ये सारी चीज़ें जो है कलरिंग के टेक्निक्स को आप यूज़ कर रहे होंगे हर जगह के ऊपर, या अगर वो आपके पास फॉर्म होगी, पोजीशन होगी, या जो भी चीज़ होगी या साइज़ होगा उसके अंदर आपके पास कलर तो आपके पास हो गई। तो कलर आपके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वेरिएबल है आपकी प्री अटेंटिव प्रोसेसिंग के अंदर और उसको एक ध्यान से यूज़ करना चाहिए ताकि वो आपके पास एक एक्यूरेटली, एक प्रिसाइजली आपकी विजुअलाइजेशन को डिस्प्ले कर सके। जो सेकंड एलिमेंट हमारे पास बनता है वो फॉर्म है। फॉर्म की काफ़ी सारी टाइप्स हो सकती हैं जिसमें ओरिएंटेशन है, लेंथ है, विड्थ है, साइज़ है, शेप है और कर्वेचर है।
जैसा कि यहाँ पे 6 डिफरेंट इमेजेस आपके पास गिवन है, तो यूज़र सबसे पहले किस चीज़ पे फोकस करेगा, जो आपके पास डिफरेंट होगी। जैसे पहले वाले के अंदर डॉगलन लाइन एक डिफरेंट है, वो आपके पास ओरिएंटेशन में आता है। दूसरे में लेंथ डिफरेंट है, यूज़र लेंथ के ऊपर फोकस करेगा। तीसरे में विड्थ डिफरेंट है, यूज़र विड्थ पे फोकस करेगा। चौथे के अंदर आपके पास साइज़ जो है स्मॉलर बिगर है, तो सबसे पहले आप फोकस करेंगे कौन सा एलिमेंट डिफरेंट है। तो ये आपको ये बताता है कि यूज़र हमेशा उन चीज़ों में फोकस करेगा जो आपके पास डिफरेंट हैं और जो आपके पास जो है एक विजुअलाइजेशन के अंदर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो हमेशा यूज़र उन चीज़ों पे फोकस करता है जो आपके पास थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं और फोकस आपका ऑटोमेटिकली उसके ऊपर बिल्ड आउट हो जाता है। तो यही चीज़ प्री एडिटिव एट्रीब्यूट में आपको बताती है कि जब आप फॉर्म को यूज़ करें तो अगर आपने किसी चीज़ को हाईलाइट करके दिखाना है या फोकसेबल दिखाना है तो आप उसको किस तरीके से फोकसेबल दिखा सकते हैं, या फॉर्म की ये टेक्निक्स यूज़ करते हुए या तो उसकी विड्थ ज़्यादा कर दें या लेंथ ज़्यादा कर दें वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्म के साथ जो है आप शेप और साइज़ का दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। आप लेंथ भी यूज़ कर सकते हैं, एरिया भी यूज़ कर सकते हैं और वॉल्यूम भी यूज़ कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जब आप कोई भी एलिमेंट को आप डिस्प्ले कर रहे होते हैं तो आपके पास एक परसीव्ड इमेज बनता है और एक एक्चुअल इमेज बनता है। जो परसीव्ड इमेज होता है वो आपके पास डिफरेंट होता है हमेशा एक्चुअल इमेज से, बिकॉज आपने एरिया और वॉल्यूम को या लेंथ को आप जिस तरीके से यूज़ करते हैं वो आपका एक डिफरेंट एनालिसिस प्रोवाइड करता है और आपके पास जो है एक डिफरेंट जो है एलिमेंट को डिस्प्ले कर देता है। तो बेसिकली जब आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं या आप एट्रीब्यूट्स प्री एडिटिव के यूज़ कर रहे हैं तो शेप और साइज़ के अंदर आपने स्पेसिफिकली फोकस करना है कि आप या तो एक टाइम पे लेंथ यूज़ करोगे, या तो आप एरिया यूज़ कर सकते हो, या तो वॉल्यूम यूज़ कर सकते हो। तीनों में से एक चीज़ आपने यूज़ करनी होती है अपने एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए। इसी के अंदर जो फर्दर कॉन्सेप्ट हमारे पास बनता है उसके अंदर हमारे पास बनता है एब्सोल्यूट स्केलिंग या अपेरेंट स्केलिंग। और जब कोई भी चीज़ आप बिल्डअप कर रहे होगे अगर वो आप सिमिलर वैसी बना दो या उसी साइज़ की बना दो जैसे वो आपके पास गिवन थी आपकी विजुअलाइजेशन के अंदर या जैसी आपने देखी थी, वो होती है एब्सोल्यूट स्केलिंग। अगर उसके अंदर जो है आप कुछ एडिशन करके ऐड करके बनाओगे या उसको जो है आप थोड़ा सा उसका साइज़ चेंज कर दोगे या आपके पास जितनी स्पेस है उसमें बनाओगे तो उसे कहते हैं अपेरेंट स्केलिंग। अपेरेंट स्केलिंग आपकी उस साइज़ के हिसाब से होती है जो आपके पास विजुअलाइजेशन की स्पेस गिवन होती है। एब्सोल्यूट स्केलिंग हमेशा उसी के हिसाब से होगी जो आपके पास जो चीज़ आपने देखी है या उसका जो साइज़ होगा वो आप किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो जो आप स्केलिंग की बात करेंगे उसके अंदर जो है शेप ऑन साइज़ के अंदर आपके पास जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपके पास यही है कि जो भी एलिमेंट आपने बनाना है वो उसी साइज़ का बनाना है जो आपके पास एब्सोल्यूट स्केलिंग के अंदर गिवन हो और एब्सोल्यूट स्केलिंग के अकॉर्डिंगली आप उसको अपेरेंट स्केलिंग के अंदर कन्वर्ट करके बनाएं। तो अगर कोई एलिमेंट आप बड़ा भी बना रहे हैं तो उसका ओवरऑल साइज़ या ओवरऑल टेक्निक या ओवरऑल मेथड वही होना चाहिए जो आपके पास एब्सोल्यूट स्केलिंग में था। इस तरीके से जब आप कलर को कंबाइन करके यूज़ करते हैं शेप एंड साइज़ के साथ तो आपने ये भी देखना है कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी दिखती है। जैसे अगर इस पहले वाले के अंदर जो है ऑरेंज छोटा था आपके पास एलिमेंट था और ब्लू वाले बड़े थे, तो आप ये देखेंगे कि ये मेरे पास इतनी स्पेस है कि मैं एलिमेंट को डिस्प्ले कर सकूँ। इस तरीके से साथ वाले को देखें वही चीज़ जो है आपके पास डिस्प्ले हो रही है, सिर्फ ऑरेंज को थोड़ा सा ब्राइटर कर दिया गया, उसके डिफरेंट एक एलिमेंट्स आपको साइड पर गिवन दे दिए गए। तो आपके पास ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती हैं कि आप किस तरीके से किस शेप और साइज़ को कौन सा कलर आप यूज़ करें और वो एक्यूरेटली आपके पास डिस्प्ले हो रहा हो। तो शेप ऑन साइज़ के अंदर आप जब फर्दर यूज़ करते हैं डिफरेंट पोजीशंस को या डेप्थ को यूज़ करते हैं तो आपके पास पोजीशन का एलिमेंट बन जाता है। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं अगर आप 2D को यूज़ करते हैं तो 2D आपके पास कम स्पेस लेता है, 3D आपकी ज़्यादा स्पेस लेता है। तो हम पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से 3D या 2D पोजीशन को यूटिलाइज़ करें। जैसे 2D के अंदर सिमिलर आपके पास जो है ये एलिमेंट्स गिवन है और आपके पास जो है उसके अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं है या कोई और चीज़ आपके पास गिवन है। लेकिन अगर डेप्थ को यूज़ कर लें या 3D पोजीशन को यूज़ करें तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास एलिमेंट्स एक डिफरेंट शेप्स के आना शुरू हो जाएंगे। इसमें यह भी इंपॉर्टेंट है कि आप जो है डेप्थ जो है वो बैक टू जी पोजीशन यूज़ कर रहे हो या आप इन डेप्थ उसे एम्बॉस कर रहे हो या आप उसे जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ शो करना चाह रहे हो। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, दोनों का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। जैसे इसके अंदर आपके पास गिवन है एक एलिमेंट जो है वो उसको एम्बॉस किया गया है, दूसरे को आपने हाईलाइट कर दिया। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से 3D या 2D पोजीशंस को अपने एलिमेंट्स पे यूज़ करें। लेकिन हमने अभी तक देखा है कि हम 3D पोजीशन या 3D एलिमेंट्स को अवॉइड ही करते हैं अनलेस कि हमारे पास इन्फोग्राफिक्स या कोई ऐसी चीज़ ना बनी हो जिसके अंदर हम उसे यूज़ कर सकते हो और वो हमने अटेंशन ड्रॉ करने के लिए बनानी हो। तो पोजीशन का कॉन्सेप्ट आपका इसे जो है इसी के ऊपर वर्कआउट करता है कि आप किस तरीके से अपनी डायमेंशंस को यूटिलाइज़ कर सकते हैं और एलिमेंट्स को आप प्रॉपर्ली शो करते हैं। जो मूवमेंट का कॉन्सेप्ट है वो आपका इस चीज़ पे बेस करता है कि आपके पास दो उसके फर्दर सब एट्रीब्यूट हैं, एक फ्लिकर होता है और एक मोशन होता है। फ्लिकर का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट आपके पास 2 सेकंड के लिए डिस्प्ले हुआ और फिर आपके पास डिसअपेयर हो गया, फिर वो डिस्प्ले हुआ, फिर आपके पास
डिस्प्ले हो गया। तो बेसिकली फ्लिकर आपके पास जो है, आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कुछ आपके पास जिफ्स बनती हैं, या आपके पास ऐसे इमेजेस हैं जिनके अंदर आपके एलिमेंट्स बार बार रोटेट हो रहे होते हैं। कभी एक इमेज शो होता है, कभी दूसरा होता है, कभी तीसरा होता है, एक इमेज आता है दूसरा शो होता है। तो वो आपके पास फ्लिकरिंग की टेक्निक्स होती हैं। इसी तरीके से सेकंड जो आपके पास मोशन है, मोशन इज़ नॉर्मल आपके पास के जिस तरीके से आप एक एलिमेंट एक फ्रेम के अंदर मूव करें, या आपकी जो मूवीज़ हैं या कार्टून्स हैं, या आप प्रॉपर एक एनिमेशन बना लें और एक मूवमेंट के अंदर आपकी चलती जा रही है ऑटोमेटेड, तो उसे आप मोशन कहते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट्स भी आप चेंज करते हैं। होता क्या है कि मूवमेंट जो है आपके पास मोस्ट इफेक्टिव वेरिएबल है अटेंशन गेन करने के लिए। जैसा कि आप टीवी पे देखते हैं डिफरेंट एड्स बनते हैं, तो एक स्टैटिक इमेज जो है वो यूज़र को कम याद रहता है, जो आपके पास कोई वीडियो या मूवी होती है वो यूज़र को ज़्यादा याद रह सकती है। तो मूवमेंट आपका इसी के ऊपर फोकस करता है कि आपने कितनी ज़्यादा मूवमेंट यूज़ करनी है अपनी विजुअलाइजेशन के अंदर, कितने ज़्यादा एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, या मूवमेंट के कितने ज़्यादा आपने पर्सपेक्टिव यूज़ करने हैं। बिकॉज अगर एक वीडियो भी कोई बन रही है उसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे या करेक्टर्स होंगे, तो यूज़र हर एक के ऊपर एक टाइम के ऊपर फोकस नहीं कर सकता। तो इसी में फर्दर आपके पास कॉन्सेप्ट जो है वो बाउंड्रीज़ का कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से आपको पता चले कि कौन सी लिमिट ऑफ योर वेरिएबल है, या कौन सी लिमिट ऑफ विजुअलाइजेशन है। तो कलर और शेप को दोनों को हम यूज़ करते हुए बाउंड्रीज ऑफ विजुअलाइजेशन बिल्डअप कर सकते हैं। जैसे पहले वाले में रेड जो है बाउंड्री को शो करता है, दूसरे में अगर देखा जाए तो स्केयर जो है बाउंड्री को शो कर रहे हैं, कलर सेम है। थर्ड के अंदर वही डिफरेंट शेप्स हैं, उनके कलर जो हैं वो आपने डिफरेंट कर दिए, वो एक बाउंड्री बन गई है। तो बाउंड्री आपकी विजुअलाइजेशन में इस वजह से यूज़ होती है कि आप ये बता सकें कि आपकी विजुअलाइजेशन का एंड क्या है, या आपकी विजुअलाइजेशन का कौन सी हाईलाइटेड चीज़ है। बाउंड्रीज़ में हमने ऑलरेडी यूज़ किया है, जैसे आप बार चार्ट के अंदर किसी एक को हाईलाइट कर देंगे, इट मीन्स दैट इज़ योर परसेप्शन पॉइंट, और उससे आगे जो है यूज़र जो है वो ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। इसी तरीके से बार चार्ट पे लाइन चार्ट आप बिल्डअप करें, तो जो आपके पास लाइन चार्ट अगर रेड में है तो वो भी आपके पास एक बाउंड्री शो करता है। तो ये प्रिंसिपल जो हैं ये आपके पास जो है एट्रीब्यूट्स से प्री डेटिव प्रोसेसिंग के। अगर जो है आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा मेरा यूट्यूब चैनल, और उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसका लिंक यहाँ पे गिवन है। और कोई भी आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अर्न कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट इन योर ईमेल, जिसकी प्रोसेस यहाँ पे गिवन है। और क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उससे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।